आज दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी तुलना उत्तर कोरिया से की जा सके। बिना किसी अतिशयोक्ति के यह 21वीं सदी के इस डिक्टेटर देश की झलक नाजी जर्मनी की याद दिलाता है। यदि वह 1945 के बाद जीवित रहता तो वह कैसा दिखता, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह विश्व का सबसे कट्टर अधिनायकवादी शासन है। नॉर्थ कोरिया में नागरिक कभी भी पूर्ण आजादी की मांग नहीं कर सकते हैं, और यहाँ तक कि देश के निरंकुश शासक के प्रति निष्ठाहीनता का मामूली सा भी संकेत आपको जीवन भर के लिए शासन के कई यातना शिविरों में से एक में भेज सकता है, जहां आप भूख, शाब्दिक दास श्रम, जीवित चिकित्सा प्रयोगों, निरंतर यातना और अगर अपराध बड़ा है तो मौत की सजा भी दी जा सकती है, जो किसी न्यायालय पर नहीं बल्कि लोकल सुरक्षा गार्डों पर निर्भर करती है। आम लोगों की जिंदगियों पर सरकार पूर्ण रूप से कंट्रोल रखती है। आप कब सोओगे, क्या खाओगे, कहाँ पढ़ोगे, टीवी में क्या देखोगे, कपड़े कैसे पहनोगे, आपकी हेयर स्टाइल क्या होगी, सब कुछ नॉर्थ कोरियन सीक्रेट पुलिस द्वारा नियंत्रित होता है। उत्तर कोरिया में उचित प्रक्रिया या मानवाधिकार जैसी कोई चीज नहीं है, और लाखों लोग अभी भी इन शिविरों में हर दिन इस नरक में रह रहे हैं। यह कोई इतिहास नहीं है, यह अभी लाइव हो रहा है, जैसा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आप इस वास्तविक जीवन के दुःस्वप्न में फंसे लोगों में से एक होते तो आप इस समस्या से बचना चाहते, क्योंकि उत्तर कोरिया निस्संदेह दुनिया का सबसे कठिन देश है जहां से बचकर निकलना बहुत बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया आपको देश छोड़ने की कोशिश करने पर भी सजा से बचने की अनुमति नहीं देता है। ऐसा करना देशद्रोह माना जाता है और आपको शिविरों में रहना और कई मामलों में मौत की सजा देना, और यदि आप सफलतापूर्वक बाहर निकल भी जाते हैं तो उत्तर कोरियाई शासन आपके पीछे पड़े परिवार के सदस्यों को मारने की प्रवृत्ति रखता है। इसका मतलब है कि आपके पति या पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता और यहाँ तक कि आपके दादा दादी को भी पकड़कर मारा जा सकता है। और यदि वे आपके साथ बाहर नहीं निकल पाते हैं तो उन्हें हजारों शिविरों में से किसी एक में जीवन भर के लिए खतरनाक जीवन बिताने के लिए भेजा जा सकता है। कई लोगों के लिए यही सब निवारक है, लेकिन यदि आप इन जोखिमों और परिणामों की परवाह किए बिना देश को छोड़ने का मन बना लिया है तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप ऐसा करने में सफल हो सकते हैं। दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी तरीका आसान नहीं है, और उन सभी के पास अपने स्वयं के चुनौतीपूर्ण भौगोलिक मुद्दे हैं। इसलिए भागने का सबसे स्पष्ट गंतव्य चीन से दक्षिण कोरिया है, जो उत्तर कोरिया के बिल्कुल विपरीत एक स्वतंत्र, उदार और समृद्ध लोकतंत्र। दक्षिण कोरिया पूरे कोरियाई प्रायद्वीप पर कानूनी अधिकार का दावा करता है और आधिकारिक तौर पर सभी 26 मिलियन उत्तर कोरियाई नागरिकों को अपना नागरिक मानता है। इसका मतलब है कि आप अपनी गारंटीकृत नागरिकता को भविष्य के लिए दक्षिण कोरिया से प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रभावी और गारंटीकृत है। लेकिन एक प्रायद्वीप के उत्तरी किनारे से दक्षिण की ओर इतनी छोटी दूरी तय करना 21वीं सदी में दुनिया की सबसे कठिन गुप्त यात्रा है। दक्षिणी सीमा को चुपके से पार करना लगभग असंभव है, क्योंकि यह सचमुच ग्रह पर सबसे भारी सैन्यीकृत बॉर्डर स्थान है। यह पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। लाखों सैनिक जिनके पास गोला बारूद है, ऊंची दीवारें, बिजली की रेजर तारें, हजारों बारूदी सुरंगें जिनके द्वारा सीमा की रक्षा की जाती है, जिन्हें किसी भी मूर्ख या साहसी व्यक्ति जो यहाँ से भागने की कोशिश करता है को मार डालने के लिए स्पष्ट आदेश हैं। भले ही ये सबसे कठिन, खतरनाक और जोखिम भरा रास्ता हो, इसके बावजूद कई लोगों ने इसे पार करने का प्रयास किया है और विजयी हुए हैं। 2017 में एक उत्तर कोरियाई व्यक्ति अपनी कार को सीधे दोनों देशों के बीच सैन्य सीमांकन रेखा तक ले गया और सीमा पार करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह नाटकीय ढंग से उत्तर कोरियाई सीमा रक्षकों की मशीन गन की बौछार के बीच सीमा पार भाग गया और बचाए जाने से पहले एक दीवार के पीछे दक्षिण कोरियाई पक्ष में गिर गया। उसे 5 गोली लगी और इस त्वरित प्रयास के दौरान उसका आधा खून बह गया, लेकिन वह फिर भी जीवित रहने में कामयाब रहा और अब दक्षिण कोरिया के सियोल में रहता है। हालांकि इस तरह से सीधे दक्षिण में भागना बहुत जोखिम भरा है, इसलिए लोग अन्य उपाय अपनाएंगे। उत्तर कोरिया की अभेद्य पूर्वी और पश्चिमी सीमा लगभग पूरी तरह से समुद्र से जुड़ी हुई हैं, जहां से एक नाव खरीदना और उसके साथ भागना असंभव है, क्योंकि अधिकांश उत्तर कोरियाई गंभीर रूप से गरीब हैं और वैसे भी नाव खरीदने का कोई संभव तरीका नहीं है, भले ही ज्यादातर लोगों के पास पैसा हो। इसलिए उत्तर कोरिया से केवल तैरकर भागना ही एकमात्र विकल्प है, जिसमें भी डूबने या उत्तर कोरियाई गश्ती नौकाओं द्वारा पकड़े जाने का जोखिम होता है। 2016 में उत्तर कोरिया केंद्रीय सुरक्षा मंत्रालय के उच्च पदस्थ सदस्य चुल युनली नामक एक व्यक्ति ने इस पद्धति का उपयोग करते हुए एक मित्र के साथ भागने का निर्णय लिया। उन्होंने एक साथ मिलकर एक मोटर बाइक का टायर, एक वायु पंप जिससे टायर में हवा भर सके और कुछ भोजन खरीदा और लगभग पश्चिम में इस यूहोरे स्थान पर आ गए। जब सूरज डूब गया तो वे पानी में कूद गए और बेतहाशा तैरने लगे, और दुर्भाग्य से वायु पंप काम नहीं कर रहा था और उन्हें टायर को छोड़ना पड़ा और तैरने में मदद के लिए अपने बैकपैक पर निर्भर रहना पड़ा। इतनी परेशानी के बावजूद वे लगातार 4 घंटे तक तैरते रहे।
अंधेरा होने तक उन्होंने एक अज्ञात नाव को अपनी ओर बढ़ते देखा। उन्हें डर था कि यह उत्तर कोरियाई गश्ती दल की नाव है। वे तेजी से तैरकर एक छोटे से द्वीप पर पहुंचे और नाव के जाने का इंतजार किया। लेकिन यह कोरिया में ठंडी शरद ऋतु का महीना था और वे भीगे हुए बहुत कम कपड़ों के साथ थे। वे किसी तरह कुछ कचरा ढूंढ पाए जिससे वे खुद को गर्म रख सके। उन्होंने उसमें कुछ समय आराम किया और जब सूरज निकला तो वे अपने हाथों से स्विमिंग करते हुए वापस समुद्र में आ गए। तभी अचानक तेज ज्वार के साथ बह गए। सौभाग्य से उन्हें दक्षिण कोरियाई जहाजों ने उन्हें तुरंत देख लिया और उनकी तत्काल सहायता के लिए आ गए। वे सफल रहे, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए डीएमजेड को पार करके या उसके आसपास तैरकर सीधे दक्षिण कोरिया पहुंचना मृत्यु या पकड़े जाने का कारण बन सकता है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे मार्ग से दक्षिण कोरिया पहुंचने का विकल्प बचता है। दक्षिण कोरिया के अलावा उत्तर कोरिया के पास 3 अन्य देश हैं जहां आप भाग सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अच्छा विकल्प नहीं है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो जापान शायद आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि जापान में आपको स्वतंत्रता की गारंटी दी जाएगी और दक्षिण कोरिया भेज देगा। लेकिन इससे पहले आपको जापान सागर को पार करना होगा, जो अक्सर खतरनाक और तूफानों से ग्रस्त है, इसलिए यह रास्ता सबसे जोखिम भरा है। अब शायद आपको उत्तर की ओर देखना बेहतर होगा। यहाँ की सीमा पर काफी कम सुरक्षा गश्त है और दक्षिण सीमा की तुलना में इसे पार करना बहुत आसान है। लेकिन ऐसा करने के लिए या तो चीन या रूस में प्रवेश करना आवश्यक है, जिनमें से कोई भी विशेष रूप से बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। रूस के साथ सीमा टूमन नदी के साथ केवल 17 किलोमीटर चौड़ी है और यहाँ तक कि अगर आप इसे पार करते हैं तो भी दोनों पक्षों द्वारा आसानी से गश्त की जाती है। रूस की आधिकारिक राज्य नीति के तहत बॉर्डर फोर्स सभी उत्तर कोरियाई शरणार्थियों को तुरंत उत्तर कोरिया वापस भेज देंगे, जहां आपको देशद्रोही के आरोप में कठोर सजा मिल सकती है। परिणाम स्वरूप चीन में भाग जाना काफी लोकप्रिय और कम जोखिम भरा अंतिम विकल्प है। यहाँ सीमा 1300 किलोमीटर से अधिक लंबी है। सुदूर पहाड़ियां, नदियां और ऊबड़ खाबड़ इलाकों से होकर गुजरने वाले इस क्षेत्र के अधिकांश भाग में गश्त और सीमा सुरक्षा हल्की होती है और भागने के लिए सबसे अच्छे महीने या तो गर्मियों के दौरान होते हैं, जब नदी की गहराई सबसे कम होती है, या सर्दियों के दौरान जब वे आमतौर पर जमी होती हैं, जिससे आप आसानी से चीन में प्रवेश कर सकते हैं। चीन में प्रवेश करना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन चीन हमेशा के लिए आपका नया घर नहीं हो सकता। इस कारण चीन सुरक्षित नहीं है, क्योंकि रूस की तरह ही चीन की नीति भी सभी उत्तर कोरियाई शरणार्थियों को तुरंत वापस उत्तर कोरिया भेजने की है, जहां आपको लगभग निश्चित रूप से एक भीषण अंत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि चीन के कई सीमावर्ती प्रांतों जैसे कि यानबियान में कई कोरियाई जातीय अल्पसंख्यक हैं, इससे भी सबसे अच्छा विकल्प संभवतः शेनयांग शहर की ओर बढ़ना है, जहां चीन में सबसे निकटतम दक्षिण कोरियाई वाणिज्य दूतावास भवन स्थित है। यदि आप यहां तक पहुंच सकते हैं और भवन के अंदर रह सकते हैं तो आप संभवतः सुरक्षित रहेंगे, लेकिन यह उत्तर कोरियाई सीमा से लगभग 200 किलोमीटर ही दूर है। इसकी परिधि पर चीनी पुलिस का कड़ा पहरा है। यदि आप यहां आने की कोशिश करते हुए किसी भी समय पकड़े गए तो समझिए खेल खत्म। 2004 में 44 उत्तर कोरियाई दल बदलुओं का एक समूह निर्माण श्रमिकों की वेशभूषा में बीजिंग में कनाडाई दूतावास पर अचानक हमला करने में कामयाब हो गया। उन्होंने दीवारों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया और सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। लेकिन तब से चीन ने विदेशी वाणिज्य दूतावासों, विशेष रूप से दक्षिण कोरियाई दूतावासों के आसपास पुलिस और सुरक्षा की उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसलिए अब इसे दोहरा रहा हूं कि यह भी बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। इसके बजाय आपको संभवतः चीन को पार करके किसी अन्य देश में जाना होगा जो आपकी स्थिति के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि चीन के आसपास ऐसे बहुत कम देश हैं जो आपकी मदद करेंगे। रूस, वियतनाम, लाओस और म्यांमार, सभी किंग जॉन उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं और चीन की तरह यदि वे भी आपको पकड़ लेते हैं तो संभवतः वे आपको वापस उत्तर कोरिया जरूर भेज देंगे। भारत, भूटान, नेपाल या पाकिस्तान में जाने के लिए हिमालय से होकर पैदल यात्रा करनी होगी, जो उनमें से किसी भी आसान विकल्प को समाप्त कर देता है। इसलिए प्रभावी रूप से आपके पास मंगोलिया या थाईलैंड में भागने के लिए केवल 2 अनुकूल और यथार्थवादी नजदीकी गंतव्य बचते हैं। मंगोलिया निकटतम विकल्प है और यहाँ की सरकार उत्तर कोरियाई दल बदलुओं की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखती है। यदि आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो वे आपको उत्तर कोरिया के बजाय दक्षिण कोरिया में वापस भेज देंगे। यहाँ पहुँचने पर आपको बस मंगोल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। मंगोलिया भागने में कुछ लोग 2007 में सफल हुए हैं। योनमी पार्क और उनकी मां जमी हुई नदी को पार करके कोरिया की उत्तरी सीमा से चीन भाग गए और यहाँ से अविश्वसनीय मां बेटी की जोड़ी सफलतापूर्वक गोबी रेगिस्तान से गुजरने में कामयाब रही और मंगोलिया की सीमा तक पहुंच गई। लेकिन पहुंचने पर मंगोलियाई सीमा रक्षकों के एक समूह ने उन्हें रोक लिया और उन्हें सीमा पार चीन की ओर वापस भेजने की धमकी दी, जिसका अंत उत्तर कोरिया की जेलों और शिविरों में निर्वासित होता।
इस हताश जोड़े ने चाकू निकाले और वादा किया कि अगर गार्ड ऐसा करने जा रहे हैं तो वे वहीं खुद को मार लेंगे। सौभाग्य से उनके लिए गार्डों ने दया की और उन्हें राजधानी उलान बटार में हिरासत में ले जाया गया और फिर उन्हें वहां से सीधे सियोल ले गए। आज ये मां बेटी न्यूयॉर्क शहर में रहती हैं और एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं जहां वह उत्तर कोरिया में पले बढ़े अपने जीवन और अनुभवों के बारे में खुलकर बात करती हैं। इस अविश्वसनीय साहसिक कहानी की मैं अत्यधिक अनुशंसा और प्रशंसा करता हूं। यदि आप इस तरह की चीजों के बारे में उत्सुक हैं तो उसके चैनल को देखें। थाईलैंड में भागने का काफी अधिक लोकप्रिय मार्ग चीन में एक ट्रेन या बस लेना है। ये चीन के भीतर उत्तर कोरियाई सीमा के सबसे नजदीकी 5 ट्रेन स्टेशन हैं जो चीन के विशाल हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ते हैं। यदि आपके पास सैद्धांतिक रूप से पैसे और चुपचाप या गुप्त रहने का कौशल है तो आप इनमें से किसी भी स्टेशन पर चढ़ सकते हैं और चीन के यूनान प्रांत में कुनमिंग तक बिना किसी परेशानी के वहां से थाईलैंड की ओर बस लेने या भागने का प्रयास करें। कुनमिंग से अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए बहुत सारी बसें हैं, लेकिन यहाँ समस्या यह है कि आप किसी भी तरह से ट्रेन या बस में अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने से नहीं बच सकते। चीन थाईलैंड की सीमा भी साझा नहीं करता है, जिसका मतलब है कि आपको चीन के यूनान प्रांत के बीहड़ और पहाड़ी इलाकों को पार करना होगा और फिर सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए खतरनाक मेकांग नदी को पार करने से पहले लाओस या म्यांमार के दूरदराज और खतरनाक जंगलों से गुजरना होगा। 2017 में ह्यून वू और उनके पिता ने उत्तर कोरिया से भागने का फैसला करने से पहले यही किया था। फरवरी 2017 में एक सर्द रात में दोनों पुरुष चूहे मारने की दवा की एक गोली लेकर ताकि अगर वे पकड़े गए तो खुद को मार सकें और चीन में जमी हुई तुमेन नदी को पार कर गए। हालांकि उनके पिता को चीनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उत्तर कोरियाई सीमा के पास जेल में वापस भेज दिया था, लेकिन किसी कारण से जेल ने उसे रिहा कर दिया और दलालों के साथ फिर से संपर्क में आने के बाद वह वापस वियतनाम चला गया और यहाँ से वह किसी भी तरह की पहचान से बचने में सफल रहा और अंततः सियोल जाने वाले विमान में सवार हो गया। उसे अपने घर से मात्र 400 मील दूर एक स्थान तक पहुंचने के लिए 5000 मील से अधिक की यात्रा में 1.5 साल लग गए। देश में फंसे औसत उत्तर कोरियाई लोगों के लिए भागने के यही एकमात्र तरीके उपलब्ध हैं और वे सभी कठिन और जानलेवा हैं, लेकिन कभी कभी दक्षिण कोरिया भी आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एक डेमोक्रेटिक देश में जन्मे हैं तो बड़े सौभाग्य की बात है। देखने के लिए धन्यवाद।